Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are starting with methods of costing. Costing क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस की कॉस्ट डिटरमाइन करना इज नोन एज कॉस्टिंग. लेट्स से मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं ये मार्केट से लेके आई 250 रुपए में, तो 250 रुपए इसकी कॉस्ट बन गई. पर यहाँ पे मेरे को कुछ करना पड़ा क्या इसकी कॉस्ट निकालने के लिए? कुछ भी नहीं. मार्केट वाले ने बोला 250 का है, मैंने 250 दिया, मैं लेके आ गई. लेकिन अगर समझो इसको मैं खुद बना रही होती तो उस केस में मेरे को कोई मार्केट वाला आके तो नहीं बताएगा कि भाई इसकी कॉस्ट इतनी है. मेरे को खुद को निकालनी पड़ेगी. इसका जितना भी मटेरियल का खर्चा मैंने किया, जितना इसमें एम्प्लॉय का खर्चा किया, जितना एक्सपेंसेस किया, सबको जोड़ जाड़ के मैं इसका कॉस्ट निकालूंगी. जब हम कॉस्ट निकालते हैं ना, दैट इज नोन एज कॉस्टिंग. ठीक है, जब आप कॉस्ट एसर्टेन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस, इसको हम कॉस्टिंग बोलते हैं. कॉस्टिंग के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. मतलब कॉस्ट डिटरमाइन करने के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं. ये मेथड्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपकी जिस भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, जिस भी तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसको ये सूट कर सकें. अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जॉब कॉस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है. ये जॉब कॉस्टिंग ना जॉब प्रोडक्शन के लिए काम करती है. अब जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? जब एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है जॉब में, वो होता है क्या जॉब प्रोडक्शन? बिल्कुल नहीं. जॉब प्रोडक्शन मतलब जो हमारा ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है, जो ये टेलर प्रोवाइड करना है. ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ना फर्नीचर तब बनाता है जब कस्टमर के पास से ऑर्डर आता है. जैसे मेरे को अगर फर्नीचर बनवाना है, मेरे पास अपनी रिक्वायरमेंट होगी, मैं गूगल से एक अच्छी सी पिक्चर देख के लेके आऊंगी और उसके हिसाब से बनवाऊंगी. तो ये क्या करता है, ये श्याम है, समझ लो. ये श्याम ना जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको वैसा बना के देता है. ठीक है, मेरे को जिस टाइप का फर्नीचर चाहिए होगा मैं उस टाइप का मांगूंगी, वो उस टाइप का बना के देगा. आपको किसी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए तो वो वैसा बना के देगा. हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फर्नीचर बना के देता है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जॉब प्रोडक्शन कर रहा है. यहाँ पे जब कस्टमर को ऑर्डर आता है ना, तब उसके बाद काम चालू होता है. सिमिलर वे में टेलर देखो, टेलर पहले से बना के रख लेता है क्या प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं. वो इंतजार करता है हम जब आएंगे, हम अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमको इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, इस मटेरियल का चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, उसके बाद ये बनाना चालू करता है. तो ये क्या कर रहा है, ये जॉब प्रोडक्शन कर रहा है. हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बना के दे रहा है. तो इस जॉब प्रोडक्शन में हमको अगर कॉस्ट निकालना है, जॉब प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालना है, तो हम जॉब कॉस्टिंग की मदद लेंगे. ठीक है, तो जैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वैसे उसका कॉस्ट निकालने का टेक्निक. नेक्स्ट हमारे पास आता है बैच प्रोडक्शन. ठीक है, जिसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे. बैच प्रोडक्शन क्या होता है, जब हम बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं. जैसे समझ लो हम क्लोथ्स बना रहे हैं, एक कंपनी है जो क्लोथ्स बना रही है. अब कंपनी जो क्लोथ्स बनाती है ना, वो इंतजार नहीं करती कि हर एक कस्टमर जैसा ऑर्डर देगा वैसा हम बनाएंगे. यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ्स बन रहे हैं, और रेडीमेड क्लोथ्स इज लाइक पहले से कंपनी बना लेती है ये सोच के कि हाँ इसकी इतनी अप्रॉक्स डिमांड आ सकती है. तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के बैचेस बनाते हैं. जैसे हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसके हम क्या करेंगे, 100 यूनिट्स बनाएंगे एक बैच में. अब इसी प्रोडक्ट का मैं दूसरा साइज बना रही हूँ, तो उसके मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगी एक बैच में. तो ऐसे करके हमने बैचेस डिसाइड कर लिया कि भाई एक बार में हम सिर्फ 100 यूनिट्स बनाएंगे, और 100 यूनिट्स में इसका एस साइज बनाएंगे, इसका एक्सेल साइज बनाएंगे. ठीक है, तो ऐसे करके बैचेस डिसाइड होते हैं ताकि अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन हम कर सके हर एक बैच में. आइसक्रीम्स जो बनती हैं, हर एक बार आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर कंपनी एक ही टाइप की आइसक्रीम बनाती है क्या? बिल्कुल नहीं, अलग अलग टाइप ऑफ आइसक्रीम्स बनाती हैं. तो उसके लिए वो बैच डिसाइड कर लेते हैं. लेट्स से चोको बार का हम 100 यूनिट्स बनाएंगे एक बार में. ठीक है, और मैंगो आइसक्रीम का हम 200 यूनिट्स बनाएंगे एक बार में. तो ये क्या है, ये बैचेस हैं. बैचेस में यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है. मोबाइल फोन्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी बैचेस में होते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का मोबाइल फोन नहीं बनता, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स बनाती हैं कंपनीज. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप सर्विसेज दे रहे हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की मदद लेते हैं. ठीक है, जैसे बिल्डिंग बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, स्कूल बनाना है, ये सब क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स को ना हम लार्ज जॉब्स भी बोल सकते हैं. जॉब में क्या हो रहा था,
जॉब में जब कस्टमर आ रहा है अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिमिलर वे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जब कस्टमर आता है अपनी रिक्वायरमेंट बताता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोडक्शन चालू करते हैं, यहाँ उसके हिसाब से हम बिल्डिंग्स बनाना चालू करते हैं, है ना। इन दैट केस ये भी एक टाइप का जॉब है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम इसमें जाता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं और एक एसेट बन के हमारे पास तैयार हो जाता है। इसीलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की आप मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेसेस। जैसे शुगर केन से शुगर बनाने की जो एक प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है, मतलब मैं अगर शुगर केन को डालूंगी तो मेरे पास शुगर ही बन के आएगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, इस पर्टिकुलर प्रोसेस से कोई मिठाई बन के नहीं आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन के आता है। पिछले जितने भी हमने देखा, चाहे जॉब हो, चाहे बैच हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, हर एक में हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे थे। लेकिन जब हम प्रोसेस के अंदर आते हैं, प्रोसेस प्रोडक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है हर बार। मैं शुगर केन डालूंगी तो शुगर ही बन के आएगा हर बार, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर हम हर बार फॉलो करते हैं और सेम प्रोडक्ट बन के हमारे पास आता है। सिमिलर वे में जब हम ऑयल बना रहे हैं तो ऑयल बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर हर बार फॉलो किया जाएगा और हर बार ऑयल ही बन के आएगा, ठीक है। ये होता है प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है। और लास्ट हमारे पास आता है ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग ना मेनली सर्विसेज के लिए लगाया जाता है। जैसे होटल की जो सर्विसेज होती है, होटल में जब आप रूम्स लेते हैं तो उसकी जो सर्विसेज होती है वो हम ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर डील करते हैं। हॉस्पिटल की सर्विसेज हम ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर डील करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हम ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर डील करते हैं मेनली, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरी ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है। पहला होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ये ऑर्डर के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन और प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास सर्विस है, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ सर्विस हर बार प्रोवाइड की जा रही है इन प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद, अब देखो हमने इतने सारे अलग अलग टाइप ऑफ कॉस्टिंग पढ़ लिए, समझ लिए, पर इसको अब हम इन डिटेल देखने वाले हैं एक एक करके। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद जॉब कॉस्टिंग। सो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है ये तो हमको समझ आ गया। जॉब क्या है? कस्टमर ऑर्डर और टास्क ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। जो शॉर्ट ड्यूरेशन का कस्टमर ऑर्डर आता है उसको हम जॉब बोलते हैं। जॉब कॉस्टिंग एक फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, वेयर कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल जॉब्स। जहां पे हम कॉस्ट किस पे निकालते हैं? इंडिविजुअल जॉब्स की कॉस्ट अलग अलग निकाली जाती है, ठीक है। जैसे मैं एक ऑर्डर लेके गई टेलर के पास कि भाई मेरे लिए एक सूट बना दो, ठीक है। ये सूट का प्राइस वो अलग से निकालेगा। एक और आप गए, समझ लो आप लेके गए शर्ट, आपको शर्ट बनवानी थी तो उसका प्राइस वो अलग से निकालेगा, है ना। तो यहाँ पे हर एक जो भी काम वो कर रहा है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर की तरह ट्रीट करता है और एक इंडिविजुअल जॉब की तरह ट्रीट करता है और हर एक का कॉस्ट अलग अलग निकालता है, ठीक है। फीचर्स क्या है देखो, मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी फॉर ईच जॉब। हर एक कस्टमर जो ऑर्डर लेकर आएगा उस सबका उसको सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो मिक्स मैच नहीं कर सकता, है ना। मैं जो ऑर्डर लेके गई, मेरा ऑर्डर वो अलग रखेगा, आपका ऑर्डर वो अलग रखेगा। टेलर के पास मैं अपना सूट लेके गई, आप शर्ट लेके गए, वो दोनों ऑर्डर को उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। वो मेरे को शर्ट और आपको कोट नहीं दे सकता, है ना। नेक्स्ट, मीन फॉर स्पेसिफिक कस्टमर नॉट मास मार्केट। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है वो स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होता है। जो कोट पैंट मैं बनवा रही हूँ वो मेरे लिए है, वो आपको नहीं दे सकता वो, है ना। आपके साइज में भी शायद ना आए। तो ये स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होता है, मास मार्केट के लिए नहीं होता है। यूनिक प्रोडक्शन पैटर्न होता है, रिपीटेटिव नहीं होता है। टेलर शर्ट बनाने का तरीका उसका अलग होगा, कोट पैंट बनाने का तरीका अलग होगा, है ना। तो इस केस में यूनिक प्रोडक्शन पैटर्न उसको फॉलो करना पड़ता है, रिपीटेटिव नहीं होता है ये। बिगिंस विद कस्टमर ऑर्डर, जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। हर एक जॉब ऑर्डर के लिए हम कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं अलग से। शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये 1 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड कर जाए। जॉब कॉस्ट शीट एंड रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं ताकि सारी जॉब की डिटेल्स रिकॉर्ड कर सकें और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। एडवांटेजेस क्या है जॉब कॉस्टिंग के? ये डेली वीकली कॉस्ट डिटेल हमको प्रोवाइड कर देता है, हर एक जॉब, हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड।
इसके साथ साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, और साथ साथ ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन अब हमको बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि समझ लो टेलर है, ये टेलर ना कोट पैंट बनाता है और शर्ट भी बनाता है, ठीक है। ये शर्ट बनाता है जिसमें इसको खर्चा पड़ता है 250 रुपये और ये चार्ज करता है 300 रुपये। मतलब यहाँ पे एटलास उसको प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपये का ही पड़ रहा है। लेकिन जब वो कोट पैंट बनाता है ना तो वो चार्ज करता है 10,000 रुपये और इसको खर्चा कितना पड़ता है पता है, 2,000 रुपये। तो इस केस में उसको डायरेक्ट 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। उसको ये दिख रहा है सामने। जब कब दिखा, जब उसने पूरा जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से सारी चीज़ें रिकॉर्ड की प्रॉपरली, तो उसको दिखा कि भाई यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटर है कि हम ये शर्ट बनाने वाले काम को ख़त्म कर दें और कोट पैंट वाला काम को आगे कंटिन्यू करें। तो इसकी मदद से आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट लाइन को जो आपको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल नहीं है ना। नेक्स्ट, ऑफर स्टैटिस्टिक्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट। जब आपके पास कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होगी तो उसकी मदद से आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट को हमको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, कौन से को बंद कर देना चाहिए, और साथ साथ कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हो। जब मेरे पास इस पर्टिकुलर ईयर की एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल है तो इसकी मदद से मैं अगले साल का कॉस्ट एस्टिमेट कर सकती हूँ कि भाई इस साल अगर 10,000 आया तो अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 आएगा। ये मैं एस्टिमेशन कर सकती हूँ जब मेरे पास जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट, रिक्वायर्स बजटरी कंट्रोल एंड ओवरहेड एनालिसिस। आपको बजट्स बनाना ज़रूरी हो जाता है जॉब कॉस्टिंग के लिए भी, और साथ साथ ओवरहेड का एनालिसिस करना कि भाई हमने इतना खर्चा सोचा था, इतना ज़्यादा कैसे आ गया। नेक्स्ट, इजीली आइडेंटिफाई स्पॉइलेज और डिफेक्टिव वर्क। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि हर एक जॉब को आप अलग अलग रख रहे हो। जैसे कोट पैंट बनाते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर कोई डिफेक्ट्स आ गए तो वो मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सुटेबल फॉर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट प्लस बनते हैं, मतलब जहाँ पे कॉस्ट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्ज किया जाता है, उसके लिए जॉब कॉस्टिंग बहुत अच्छा है क्योंकि हम हर एक कस्टमर के लिए अलग से कॉस्ट तो निकालने ही वाले हैं, है ना। कॉस्ट अलग से निकालेंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करना क्या ही बड़ी बात है। हम बोल सकते हैं कि जितना कॉस्ट होगा उसका 10% हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, या फिर जितना भी कॉस्ट हो हम तो प्रॉफिट 10,000 रुपये ही चार्ज करेंगे। ये एग्जैक्ट अमाउंट में भी बताया जा सकता है, परसेंटेज में भी बताया जा सकता है। और एज जॉब कॉस्टिंग की मदद से हमको कॉस्ट स्पेसिफिकली पता चल जाता है हर एक कस्टमर के लिए, तो बहुत ज़्यादा आसानी हमको होती है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में। लिमिटेशंस ऑफ जॉब कॉस्टिंग क्या है, देखो, मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू इंक्रीज क्लेरिकल वर्क। ऑफ कोर्स सी बात है, आप हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग रिकॉर्ड करोगे तो कितना ज्यादा काम बढ़ जा रहा है जिसके कारण ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एरर, एज हर कस्टमर के लिए अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई एक टेलर है, इसके यहाँ बहुत सारे कस्टमर हैं, ये सबका अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कई बार कि भाई इसका जो खर्चा था वो इसके में चले जाए, इसका खर्चा इसके में चले जाए, इसका खर्चा इसके में चले जाए, तो ये एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कॉस्ट आर हिस्टोरिकल एंड कंपाइंड आफ्टर द फैक्ट। देखो, जॉब कॉस्टिंग के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, मेरा जो खर्चा हो रहा है उसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इस केस में सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी एनालिसिस वगैरह नहीं हो रहा है। डज नॉट हैव अ साइंटिफिक बेसिस, ओनली रिप्रेजेंट्स एक्चुअल कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ जॉब कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने के समय हमारे पास बहुत सारे अलग अलग खर्चे आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड अदर ओवरहेड। ये सारे के सारे खर्चे हमारे जॉब कॉस्टिंग के अंदर भी इंक्लूड होते हैं। अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस बच गया है तो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कोई भी काम अगर वर्क इन प्रोग्रेस में रह गया तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएगा। कोई भी काम अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो उसको फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। जॉब कॉस्ट कार्ड और जॉब कॉस्ट शीट यहाँ पे बनाई जाती है, जिसके अंदर हम सारे का सारा एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वही जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनती है वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। 2 रिपोर्ट्स जॉब कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर बनाई जाती है। पहली रिपोर्ट होती है जिसमें प्रॉफिट शो किया जाता है ऑन कंप्लीटेड जॉब्स। मतलब प्रॉफिट कैसे शो किया जाएगा, पहले हम लिखेंगे सारे के सारे एक्चुअल कॉस्ट और जितना हमने सेलिंग प्राइस चार्ज किया वो हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम सारे एक्चुअल कॉस्ट शो करते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस शो करते हैं और उसके साथ साथ प्रॉफिट निकालते हैं। रिपोर्ट्स ऑन कॉस्ट वेरिएंसेस यहाँ पे बनते हैं। हमने एक्चुअल में
कॉस्ट कितना इनकर किया उसको हम हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर करके देखते हैं कि भाई हमने तो एस्टिमेट किया था हमारा कॉस्ट 1000 होगा, पर इस बार 1200 हो गया, मतलब कितने का वेरिएंस है, 200 का वेरिएंस है। क्यों ये वेरिएंस आया, ये सब हम रिपोर्ट ऑन कॉस्ट वेरिएंस में शो करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू जॉब कॉस्टिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो, एज अ न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट, आप कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह अपॉइंट हो गए, चलो बधाइयां। यू फाइंड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 9669 का जो सेलिंग प्राइस है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। ठीक है, मटेरियल का खर्चा आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 22 आवर्स के 25 पैसे पर आवर। ठीक है, और हर एक डिपार्टमेंट में कितना आवर गया वो भी हमको दिया हुआ है। इससे हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, देखो जितने भी सारे खर्चे थे इसके बाद सबको बोल दिया कि भाई ये 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। कितना आसानी से बोल दिया कि 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट, बाकी सारे खर्चे ले लो। क्या हम ऐसे शो करते हैं हमारी कॉस्ट शीट कभी भी? बिल्कुल नहीं। हम हर एक कॉस्ट को बाइफरकेट करते हैं कि प्राइम कॉस्ट के बाद कौन कौन से खर्चे आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का उसको बाइफरकेट करना चाहिए था, एडमिन का अगर कोई खर्चा है तो वो लेके आना चाहिए था, इसके साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो अलग से शो करना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या किया, सबको एक साथ बोल दिया 33% ऑन प्राइम कॉस्ट। ये गलत है, ये प्रेजेंटेशन ही गलत है। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, देखो, एन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फॉलोइंग। मटेरियल यूज पिछले साल हमारा 77,500 था। डायरेक्ट वेजेस हमको हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड हमको हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, और एट लास्ट हमको सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे खर्चों को एक साथ शो कर दिया। लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही देख लेते तो तुमको समझ आ जाता कि ये सबको ऐड नहीं करना था, हमको इसको बाइफरकेट करना था बिटवीन फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब गड़बड़ तो है हमारे इस बार की जॉब कॉस्ट शीट में। You are required to calculate and enter the revised cost using the previous year figure as a basis। ये क्वेश्चन खुद ही बोल दिया कि भाई हमको रिवाइज्ड कॉस्ट निकालना है प्रीवियस ईयर के फिगर को एज अ बेसिस लेके। इसको बेसिस लेंगे, इसकी मदद से हम रिवाइज्ड कॉस्ट निकालेंगे और जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। इसके साथ साथ हमको 10% एज अ प्रॉफिट चार्ज करना है ऑन टोटल जॉब कॉस्ट, और इसकी मदद से फाइनल सेलिंग प्राइस हमको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले ना इस इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक, हम करंट ईयर की जॉब कॉस्ट शीट बना रहे हैं। मेरे पास मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है 12.08, है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे को दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस टोटल 22 आवर्स का लगा है 0.25 पैसे, 0.25 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, है ना। डिपार्टमेंट में कितने कितने आवर्स लगे वो मेरे को दिया हुआ है, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज इसको इजीली बाइफरकेट कर सकती हूँ। डिपार्टमेंट ए बी सी में हम इसको बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, 22 आवर्स है मेरे पास, 10 आवर्स ए के हैं, 4 आवर्स बी के हैं, 8 आवर्स सी के हैं। सो 10 आवर्स, 4 आवर्स एंड 8 आवर्स। हमको पता है कि पर आवर 0.25 रुपीज़ हमको चार्ज करना है, तो वही हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट का मेरे को अलग अलग पता चल जाएगा कि भाई आपका कितना खर्चा हुआ डायरेक्ट वेजेस में। 2.5, इसको हम यहीं शो कर देते हैं, 2.5, 1 एंड 2। ठीक है, तो टोटल हम करें तो 5.5 आ रहा है। ठीक, इसके हिसाब से मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट कितना हो रहा है, 5.5 प्लस 12.08 दैट इज इक्वल टू 17.58। ठीक, तो प्राइम कॉस्ट तक की चीजें तो हमने कर ली। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए था, हमको फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट निकालना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस 33% ऑन प्राइम कॉस्ट कर दिया। तो अब हम इसको बाइफरकेट करेंगे। कैसे, पहले आएगा हमारे पास फैक्ट्री का ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज। हमने देखा पिछले साल के P&L में डिपार्टमेंट वाइज फैक्ट्री ओवरहेड बाइफरकेटेड है ए बी और सी के बीच में। और इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या शो करते हैं, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट एक ही टोटल अमाउंट शो करना है मेरे को। पिछले साल की रिपोर्ट देख लो, सेलिंग कॉस्ट एक ही अमाउंट है, डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेटेड नहीं है ना। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहली बात तो फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज निकालना है और उसके बाद सेलिंग कॉस्ट को निकालना है। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड कैसे दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है। डिपार्टमेंट वाइज फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला सिचुएशन में तो इसका प्राइम कॉस्ट निकालूं कि भाई मटेरियल यूज जितना है, डायरेक्ट वेजेस इतना है, टोटल करके मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। मैं प्राइम कॉस्ट के बेसिस में इसका परसेंटेज निकाल लूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्राइम कॉस्ट के बेसिस में करूंगी तो ये ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट में बाइफरकेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट वेजेस को एज अ बेसिस लें तो उस केस में मैं डिपार्टमेंट वाइज इसको बाइफरकेट कर सकती हूँ। क्या होता है बेसिस लेना वो समझो। हम क्या करेंगे ना, हमारे वेजेस को एज अ बेसिस लेंगे और उसकी मदद से फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा देखो, डायरेक्ट वेजेस मेरे पास पिछले बार का कितना दिया हुआ है, 5,000, 6,000, 4,000। अब इस क्वेश्चन में हमको एज डिपार्टमेंट वाइज आवर्स दिए हुए हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लग रहे हैं। तो इससे बेटर हो जाएगा कि भाई मैं इसको रुपीज में डिवाइड करने की जगह मैं इसको आवर्स में डिवाइड कर दूं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लेबर आवर्स निकालेंगे कि डायरेक्ट वेजेस इतने थे तो लेबर आवर्स कितने होने चाहिए। लेबर आवर कैसे निकल सकता है, अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है इसको मैं पर आवर कॉस्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। पर आवर कॉस्ट हमको पिछले साल का अलग से नहीं दिया हुआ है, पर अगर हम इस साल की रिपोर्ट को देखें तो वहां पे दिख रहा है कि 0.25 हम पर आवर बेसिस में चार्ज कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि पिछले साल भी हमने यही चार्ज किया होगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 5,000 मेरा डायरेक्ट वेजेस है इस बार का, 0.25 पर आवर अगर मैं चार्ज करूं तो उसके हिसाब से ये हो जाता है 20,000 घंटे, ठीक है। तो टोटल डायरेक्ट वेजेस मैंने 5,000 पे किए और 20,000 घंटे काम करा है डिपार्टमेंट ए में। सिमिलर वे में डिपार्टमेंट बी के लिए हम निकाल सकते हैं, 6,000 रुपये हमने पे किए 0.25 पर आवर बेसिस में, तो ये हो जाएगा 24,000 आवर्स। नेक्स्ट 4,000 रुपीज हमने पे किए 0.25 पर आवर बेसिस में, तो ये हो जाएगा 16,000 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आवर्स निकाल लिया। इसके बाद मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है डायरेक्टली डिपार्टमेंट वाइज 2,500, 4,000 एंड 1,000, 2,500, 4,000 एंड 1,000। अब इसकी मदद से मैं निकालूंगी फैक्ट्री ओवरहेड का रेट। देखो, जब भी तुम्हारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल हो जा रहे हैं ना, तो लेबर आवर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कैलकुलेटिंग फैक्ट्री ओवरहेड का रेट। हम अगर प्राइस में निकालते हैं ना तो वो इतना क्लैरिटी नहीं देता एज कम्पेयर टू जब हम लेबर आवर्स की मदद से निकाल रहे हैं। तो जब भी लेबर आवर्स अवेलेबल हों तो लेबर आवर्स के हिसाब से ही तुम फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस हमारा डायरेक्ट वेजेस होता है। अगर लेबर आवर्स नहीं निकल पाता तो हम डायरेक्ट वेजेस को एज अ बेसिस लेके फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालते हैं। अब बेसिस लेके फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना मतलब हम बोलेंगे कि भाई 2,500 का मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड हुआ जब मैंने 20,000 घंटे लगाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं 2,500 डिवाइडेड बाय 20,000 दैट इज इक्वल टू 0.125 पर आवर बेसिस में मेरे पास रेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 4,000 का मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड इनकर हुआ जब मैं 24,000 आवर्स लगाती हूँ लेबर के। 4,000 डिवाइडेड बाय 24,000 दैट इज इक्वल टू 0.167 पर आवर। नेक्स्ट 1,000 मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है जब 16,000 आवर्स लग रहे हैं डिपार्टमेंट बी में, है ना। 1,000 डिवाइडेड बाय 16,000 दैट इज इक्वल टू 0.0625 पर आवर। अब क्या हुआ देखो, पता है मेरे पास आर्ली रेट आ गया फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करने के लिए। अब मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में, देखो मेरे को पता है जो मैंने करंट ईयर की शीट बनाई है उसमें मेरे को पता है कि भाई 10 घंटे डिपार्टमेंट ए में लगे, 4 घंटे डिपार्टमेंट बी में लगे, 8 घंटे डिपार्टमेंट सी में लगे। अब हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि भाई 10 घंटे लगे ना, मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट कितना था 0.125 पर आवर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.125 पर आवर से। नेक्स्ट यहाँ पे कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या था डिपार्टमेंट बी के लिए 0.167 पर आवर, सो 0.167 पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 8 घंटे लगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है 0.0625 पर आवर, 0.0625 पर आवर। ईजी। अब इसके हिसाब से मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 10 इंटू 0.125 दैट इज इक्वल टू 1.25, 4 इंटू 0.167 दैट इज इक्वल टू 0.668, 8 इंटू 0.625 दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 0.5।
ठीक है, अब हम इनको टोटल कर लेंगे। 1.25 प्लस 0.668 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 2.418। ये हो गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकती हूँ। 17.58 प्लस 2.418 दैट इज इक्वल टू 19.998 आ रहा है, तो इसको हम 20 बोल सकते हैं इजीली, है ना। तो 20 मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब हम सेलिंग कॉस्ट निकालेंगे। सेलिंग कॉस्ट के लिए मेरे को सिर्फ एक ही अमाउंट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मेरे को डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेट नहीं करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको ना हम इसकी कॉस्ट शीट बना लेते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। हमको समझ आ जाएगा कि सेलिंग कॉस्ट का रेट कैसे निकाले। ठीक, मटेरियल यूज मेरे को दिया हुआ है 77,500 और डायरेक्ट वेजेस मेरे को दिए हुए हैं 5, 6 एंड 4। मटेरियल यूज्ड 77,500, डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए के हैं, डिपार्टमेंट बी के, डिपार्टमेंट सी के 5,000, 6,000 एंड 4,000। टोटल अगर हम करें तो ये हमारे पास आ रहा है 15,000। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद मेरे को दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 2,500, 4,000 एंड 1,000। इससे मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर मैं निकालूंगी फैक्ट्री ओवरहेड ए, बी एंड सी। 2,500, 4,000 एंड 1,000। टोटल अगर हम करें तो 5, 6, 7,500 मेरा फैक्ट्री का ओवरहेड आ रहा है। प्राइम कॉस्ट का अगर मैं टोटल करूं तो मतलब 15,000 प्लस 77,500 दैट इज इक्वल टू 92,500। इसमें जब मैं 7,500 ऐड कर देती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 1 लाख। ये 1 लाख मेरा क्या होगा, फैक्ट्री का कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 है प्रीवियस ईयर का। इसके हिसाब से मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,30,000। अब देखो, सेलिंग कॉस्ट के जस्ट ऊपर मैंने कौन सा टोटल निकाला है, फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल निकाला है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से इसका रेशियो निकाल सकती हूँ, है ना। हम बोलेंगे कि भाई सेलिंग कॉस्ट का रेट क्या रहेगा, तो 30,000 हमने सेलिंग कॉस्ट चार्ज किया। मैं इसको फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस में कैलकुलेट करना चाहती हूँ इसका रेट। तो बताओ, यहाँ पे देखो ऊपर में भी रुपीज में है, नीचे में भी रुपीज में है। लेकिन पिछले बार क्या था, पिछले बार जब हमने ओवरहेड निकाला फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पे ऊपर में रुपीज में था, नीचे में आवर्स में था, तो यहाँ पे रेट पर आवर बेसिस में आ गया। लेकिन यहाँ पे ऊपर में भी रुपीज में है, नीचे में भी रुपीज में है, तो रुपीज पर रुपीज तो नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परसेंटेज हम निकाल सकें। ठीक है, हम बोलेंगे कि भाई 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 30%। 30% मेरा सेलिंग कॉस्ट है। किसका 30% लेना है मेरे को, 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मेरा सेलिंग कॉस्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम इजीली ये रेट लगा सकते हैं। मेरे पास 20 फैक्ट्री कॉस्ट है, इसका मेरे को 30% लेना है। 30% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 मेरा बन गया सेलिंग कॉस्ट और टोटल मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया 26। ठीक है, अब अगर आप देखो सेलिंग कॉस्ट है मेरे पास 6 प्लस फैक्ट्री कॉस्ट है 2.418, टोटल कितना हुआ 8.418। लेकिन यहाँ पे हम कितना चार्ज कर रहे थे 5.86, मतलब ये दिख रहा है कि ये कितना गलत था, है ना। अभी हमने इसको सही करके सही अमाउंट्स यहाँ पे चार्ज कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो जॉब कॉस्ट शीट तो हमने बना ली। इसके बाद बोल रहा है कि टोटल जॉब कॉस्ट में 10% ऐड करो प्रॉफिट का, ताकि फाइनल सेलिंग प्राइस तक पहुंच सको। क्वेश्चन में अलग से लिखा है कि टोटल जॉब कॉस्ट में हम 10% ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी जगह लिखा रहता कि सेलिंग प्राइस में 10% प्रॉफिट ऐड करो, तो आपको अलग से उसको कैलकुलेट करना पड़ता। यहाँ पे 26 का ही हम 10% ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको कॉस्ट का ही 10% लेने बोला है। तो ये आ गया 2.6 टोटल, और एल्स वी कैन से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 28.6। ये है सही तरीका हमारे कॉस्ट को प्रेजेंट करने का, ना कि ये। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, हमको इसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था, जिसके हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 28.6। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। अ वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैज टू पास थ्रू 4 different machines of which the machine R rate are
देखो हमारे पास वर्क ऑर्डर है कितने यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का वर्क ऑर्डर है ऑफ अ कमोडिटी, जिसको 4 डिफरेंट मशीन से होके जाना पड़ता है। मशीन P है 1.25, मशीन Q का रेट है 2.5, मशीन R का रेट है 3.3 एंड मशीन S का रेट है 2.25। ये आर्ली रेट है इनका, अलग से दिया हुआ है, मशीन R रेट है इनका, है ना। इसके बाद फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, मटेरियल का खर्चा 8000 हुआ, वेजेस का खर्चा 500 हुआ। इसके बाद मशीन P 200 घंटे काम किया, मशीन Q ने 160 एंड मशीन R ने 240 आवर्स, मशीन S ने 132 आवर्स। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ आवर्स दिए, यहाँ पे आर्ली रेट दिए, तो मैं इनको ईजिली मल्टीप्लाई करके मशीन का रेट निकाल सकती हूँ, है ना। मशीन का जो भी हमको कॉस्ट निकला वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, काम खत्म होने के बाद मटेरियल 400 रुपए का सरप्लस फाइंड आउट किया हमने और उसको हमने रिटर्न कर दिया टू स्टोर। इसके बाद दिया हुआ ऑफिस ओवरहेड 40% ऑफ वर्क कॉस्ट हुआ करता था, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइस इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, सब में राइस हो गया कॉस्ट में, तो उसके कारण 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अभी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट आप ऑफिस एक्सपेंडिचर चार्ज करते हो, लेकिन बोला जा रहा है कि इसका आप 50% और इंक्रीज हो गया। पहले 40% चार्ज करते थे, इसका 50% इंक्रीज कितना होगा, 50% ऑफ 40, है ना। तो 50% ऑफ 40 कितना होता है, 20%, दैट इज इक्वल टू 60% अब आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड, 10% ऐसा प्रोडक्शन होने वाला है जिसको हमको स्क्रैप करना पड़ेगा, as not being up to the specification and the sale proceed of the scrapped output will be only 5% of the cost of sales। हमारा जो प्रोडक्शन है उसका 10% ऑफ प्रोडक्शन मैं स्क्रैप करूंगी और उसके बाद जब मैं इसको बेचने जाऊंगी, जो स्क्रैप्ड यूनिट्स हैं उनको जब मैं बेचने जाऊंगी तो सिर्फ मेरे को 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलने वाला है। नेक्स्ट, इफ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मैन्युफैक्चरर 20% ऑफ प्रॉफिट चाहता है ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है ऑफ अ यूनिट ऑफ कमोडिटी रेडी फॉर सेल। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट निकालना है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, मटेरियल कॉस्ट से। हमको कॉस्ट शीट बनाना है, सिंपल, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत ले करो, जॉब कॉस्ट शीट में कुछ अलग ही होगा, जो कॉस्ट शीट में हमने सीखा है वैसे ही प्रेजेंट करना है, बस क्वेश्चंस थोड़े अलग आएंगे बस। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट में को दिया हुआ है 8000, लेकिन क्वेश्चन में अलग से मेंशन है कि भाई 400 हम वापस कर देंगे, भले आखिरी में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जॉब कॉस्ट शीट तो पूरा काम खत्म होने के बाद ही बना रहे हैं ना, तो हम यहीं से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं 400, कितना बचा 7600। इसके बाद आता है मेरे पास डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हमको दिया हुआ है अलग से 500, तो ये 500 यहाँ पे हम चार्ज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इससे मेरे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना हुआ 8100। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे को मशीन का रेट दिया हुआ है, तो मशीन का रेट इज लाइक फैक्ट्री ओवरहेड। हम अलग अलग मशीन के लिए चार्ज करेंगे, मशीन P, Q, R एंड S। ठीक है, मशीन P ने काम किया 200 आवर्स, Q ने 160 आवर्स, इसने 240, इसने 132। इनका रेट क्या है, तो फर्स्ट मशीन का है 1.25, नेक्स्ट है 2.5, नेक्स्ट 3 एंड लास्ट 2.25। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 200 इंटू 1.25 दैट इज इक्वल टू 250, 160 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 400, 240 इंटू 3 720, 132 इंटू 2.25 दैट इज इक्वल टू 297। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, 250 प्लस 400 प्लस 720 प्लस 297 दैट इज इक्वल टू 1667 मेरा हो गया फैक्ट्री का ओवरहेड। इसके हिसाब से मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, वर्क्स कॉस्ट बोलो, दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। 8100 प्लस 1667 दैट इज इक्वल टू 9767, ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब बोला जा रहा है इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड पहले 40% चार्ज किया जाता था, अब 40% में 50% इंक्रीज हो गया है ना। सो ऑफिस ओवरहेड पहले मेरा 40% था, अब इसमें 50% ऑन इंक्रीज हो गया है, दैट इज इक्वल टू 60% में चार्ज करूंगी। 60% किसका, 9767 का, मतलब वर्क्स कॉस्ट का 60% आपको चार्ज करना है, क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ है। 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट था, अब वो 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट हो गया है।
9767 का 60%, दैट इज इक्वल टू 5860. ठीक है, 60.2 आ रहा है तो हम इसको 5860 ले सकते हैं. इसके बाद मेरे पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दिया. ऑफिस में ही हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है, तो मैं एट लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच गई. 9767 प्लस 5860 दैट इज इक्वल टू 15627. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% of production will have to be scrapped as not being up to the specification and the sale proceed of the scrapped output will be only 5% of the cost of sale. 10% हमारा scrap हो जाएगा और उसमें सिर्फ 5% of cost of sales हमको मिलने वाला है. ठीक है, सो अब मैं यहाँ से scrapped का सेल अमाउंट यहाँ से माइनस करने वाली हूँ, है ना. तो 15627 मैंने टोटल प्रोडक्शन किया, इसका 10% मेरा वेस्ट हो जाएगा. ये 10% वेस्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसा होगा जो कि मेरा प्राइस मिलेगा, है ना. 10% वेस्ट हो गया, सिर्फ उसका 5% हमको प्राइस मिलेगा. तो 15627 का 10%, ये इतना स्क्रैप हो गया. 1562.7 मेरा स्क्रैप हो गया. इसका 5% मेरे को अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 78.135, जिसको हम 78 ही ट्रीट करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज 15627 माइनस 78, दैट इज इक्वल टू 15549. ठीक है, टोटल कॉस्ट तक हम पहुंच गए. उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द मैन्युफैक्चरर वांट्स अ 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस. हमको 20% प्रॉफिट चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर पे, तो टोटल कॉस्ट का 20% हम यहाँ पे लेंगे. तो 15549 का 20% मैं निकालूंगी क्योंकि यही मेरी टोटल कॉस्ट है. दैट इज इक्वल टू 3110 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है. ठीक, इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस 15549 माइनस प्लस 3110, दैट इज 18659. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हमको. हमारे पास वर्क ऑर्डर है 100 यूनिट्स का और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है ऑफ अ यूनिट. एक यूनिट का आपको प्राइस निकालना है. हमारे पास टोटल हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं इतने प्राइस में. ठीक है, सो अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जिसके लिए हम लेंगे 18659 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 यूनिट्स हमारे हैं. तो इसके हिसाब से आ जाएगा 186.59 पर यूनिट का मेरा खर्चा. ठीक है, सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था. बस हमको किस में ध्यान रखने की ज़रूरत है, पहला ये वर्क कॉस्ट वाली चीज़ और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप. ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इज सेम एज दैट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1. वहाँ पे भी हमने देखा मटेरियल का खर्चा है, डायरेक्ट वेजेस आपको दिया हुआ है. यहाँ पे एक और चीज़ एडेड है, चार्जेबल एक्सपेंसेस. तो चार्जेबल एक्सपेंसेस भी आपको ईजिली दिया हुआ है, तो इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है. प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद 33 ऑफ एक्सपेंसेस चार्ज कर दिया है. मतलब ये गलत तरीका है. इसको सही करने के लिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है. इसकी मदद से आपको ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट और सेलिंग एक्सपेंस का रेट. ठीक है, ये दो रेट निकालोगे और सेम तरीके से सॉल्व करना है आपको. डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है, कैलकुलेट करना है इंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग 2022 के एक्चुअल फिगर्स को इस्तेमाल करके आपको इसको वापस से ड्रॉ करना है और फिर 20% टू द टोटल कॉस्ट ऐड करना है एज प्रॉफिट और इसकी मदद से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा था, है ना. अब यहाँ पे आपका कितना अमाउंट आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ. आपका एट लास्ट सेलिंग प्राइस आएगा 189.756. ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस इससे मैच कराना है और टोटल कॉस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ 158.13 आपका टोटल कॉस्ट आएगा. तो एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जैसा मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 बताया वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो ट्राई करोगे तो इलस्ट्रेशन 1 भी आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6. क्या बोल रहा है देखो, इन अ फैक्ट्री following the job costing method, an abstract from the work in process as at 30th September was prepared as under. ठीक है, जॉब कॉस्टिंग मेथड हम फॉलो कर रहे हैं. 30th September को हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस इतने सारे
हैं, मतलब ये जॉब नंबर 115, 118 एंड 120 ये सब वर्क इन प्रोसेस है। मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर, तो ये वर्क इन प्रोसेस थे 38 सितंबर को, तो अब अक्टूबर में इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो अक्टूबर में हमारे पास जॉब नंबर 118 में 3 अलग अलग मटेरियल रिक्विजिशंस हैं, 120 में एक है और इसके अलावा 121 एंड 124 का भी दिया हुआ है। समरी ऑफ लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर, अक्टूबर में कितना लेबर आवर्स लगा हर एक शॉप में वो हमको दिया हुआ है जॉब नंबर्स के हिसाब से, और साथ साथ कितना इनडायरेक्ट लेबर लगा वो भी आपको दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, अ शॉप क्रेडिट स्लिप was issued in October that material issued under requisition number 54 was returned back to store as being not suitable। ठीक है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 54 का जो मटेरियल है जो जॉब नंबर 118 में गया था वो हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये जॉब 118 में जाएगा ही नहीं एट लास्ट। नेक्स्ट, a material transfer note in October indicated that material issued under requisition number 55 for job number 118 was directed to job number 124। ओके, सो ये 55 वाला भी जो जॉब नंबर 118 में गया था वो हमने 124 को डायरेक्ट कर दिया, मतलब मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है द आर्ली रेट इन शॉप ए पर लेबर आर इज 3। इस वाले शॉप के लिए आर्ली रेट है 3 पर आर और इस वाले शॉप के लिए आर्ली रेट है 2 पर आर। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, जॉब नंबर 115, 118, 120 वेर कंप्लीटेड इन अक्टूबर। क्या बोल रहा है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड रेट जैसा तुमने सितंबर में लगाया था वैसा ही सेम तरीके से तुम फैक्ट्री ओवरहेड लगाओगे जॉब नंबर 115, 118 और 120 में, और ये तीनों जॉब इस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर मंथ में कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब्स। कंप्लीटेड जॉब्स कौन सी है, 115, 118 एंड 120, उनका आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, के लिए हम 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, एंड इनवॉइस द जॉब्स टू द कस्टमर ऑन अ टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस, तो हम टोटल कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट चार्ज करने वाले हैं और इसका इनवॉइस हमको बनाना है। व्हाट वुड बी द इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज 3 जॉब्स, 115, 118 और 120 का इनवॉइस प्राइस निकालना है हमको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली हम इनको कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में तो मेरे को कुछ भी नहीं निकालना, वहां पे सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है मेरे को। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, मटेरियल देखो कितना दिया हुआ है, 1325, 810 एंड 765, 115, 118, 120 के लिए। ठीक है, 1325, 810 एंड 765। लेबर का खर्चा भी मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है, 800, 500, 475, 800, 500 एंड 475। ओवरहेड भी मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है, 640, 400 एंड 380, 640, 300, 400 एंड 380। टोटल कर लेंगे हम यहाँ पे, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस का कॉस्ट आ जाएगा मेरे पास। वर्क इन प्रोसेस कब था, सितंबर में, तो टोटल कॉस्ट इन सितंबर मेरा बन गया 2765, 1710 एंड 1620। तो ये बन गया मेरा वर्क इन प्रोसेस का टोटल कॉस्ट। अब वर्क इन प्रोसेस का कॉस्ट भी तो ऐड करूंगी, ऑफ कोर्स सी बात है ना। इस बार जो खर्चा लगा सिर्फ वही थोड़े ना ऐड होगा इस जॉब में। इस जॉब में लगने वाले सारे के सारे खर्चे ऐड होंगे, चाहे वो इस महीने हुए हों चाहे वो पिछले महीने हुए हों। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में मैंने मटेरियल कितना लगाया, तो देखो जॉब नंबर 118 में मटेरियल 54 वाला गया था, 55 वाला गया था, लेकिन 54 वाला तो मैंने रिटर्न कर दिया और ये वाला मैंने ट्रांसफर कर दिया टू 124 जॉब नंबर, है ना, यही हमने यहाँ पे पढ़ा। तो अब ये दोनों मटेरियल तो 118 में ऐड करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा, तो एट लास्ट माइनस ही करना पड़ेगा। एट लास्ट 118 में सिर्फ यही वाला बचा 515 अमाउंट का, तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे 118 वाले जॉब में 515। कैसे आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो हमारा 54 और 55 वाला रिक्विजिशन था, 54 एंड 55 का रिक्विजिशन
ये हमने रिटर्न कर दिया, ये ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 120 में हमने मटेरियल डाला है 665 का, तो यहाँ आ जाएगा 665, और 115 में कोई भी नया मटेरियल इशू नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास आएगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मेरे को दिया हुआ है 115 में 25 आवर्स लगे शॉप ए के और 25 आवर्स लगे शॉप बी के। दोनों का रेट मेरे को पता है, शॉप ए का रेट है 3 पर आवर और शॉप बी का रेट है 2 पर आवर। तो मैं बोलूँगी भाई देखो, हमारे 115 जॉब के लिए 25 आवर्स ऑफ शॉप ए मल्टीप्लाइड बाय 3 पर आवर और 25 आवर्स ऑफ शॉप बी मल्टीप्लाइड बाय 2 पर आवर। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारे पास 75 + 50 दैट इज इक्वल टू 125, ठीक। नेक्स्ट 118 जॉब के लिए बोला गया 90 आवर्स ऑफ शॉप ए, मतलब रेट क्या रहेगा 3 पर आवर, और 30 आवर्स ऑफ शॉप बी मतलब रेट क्या रहेगा 2 पर आवर। सो 90 × 3 + 30 × 2, 90 × 3 इज 270 एंड 30 × 2 इज 60, तो ये टोटल मेरे पास आ जाएगा 330। सिमिलर वे में हम जॉब नंबर 120 के लिए भी देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अमाउंट क्या आ रहा है, देखो इसके लिए हमारे पास आ रहा है 75 आवर्स इन शॉप ए एंड 10 आवर्स इन शॉप बी, है ना। शॉप ए का रेट है 3 और शॉप बी का रेट है 2, तो 75 × 3 + 10 × 2 हम करेंगे यहाँ पे, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 245, ठीक। डायरेक्ट वेजेस आ गया। इसके बाद मेरे पास आता है प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं प्राइम कॉस्ट निकाल सकती हूँ, पर प्राइम कॉस्ट निकालना सही नहीं होगा देखो, क्योंकि ना हमने यहाँ पे भी ओवरहेड ले लिया है, तो एट लास्ट फैक्ट्री ओवरहेड ही हम निकालेंगे। डायरेक्ट ओवरहेड ये फैक्ट्री वाला है, ठीक है। सो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, देखो हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, तुम उसको अप्लाई करोगे एट द सेम रेट एज इन सितंबर। सितंबर में जो रेट था उसी रेट से फैक्ट्री ओवरहेड इस बार भी अप्लाई होगा। सितंबर में रेट था 640, 400 एंड 380, है ना। अब ये रेट कैसे निकला होगा, तो इसके लिए मेरे को बेसिस चाहिए। अब बेसिस जो है ना, हम आवर्स को भी बना सकते हैं और हम रेट को भी बना सकते हैं डायरेक्ट लेबर के। डायरेक्ट लेबर से मोस्टली हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कनेक्टेड होता है, तो हम आवर्स को भी एज अ बेसिस ले सकते हैं, हम रेट को भी, रुपीस को भी एज अ बेसिस ले सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, आवर्स हमारे बाइफरकेटेड है, यहाँ पे अलग अलग शॉप में अलग अलग आवर्स लग रहे हैं, तो इस तरीके से निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेटर रहेगा हम कि इस रेट से ही, रुपीस से ही निकाल लें। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करेंगे। चलो कहाँ पे कैलकुलेट करें, हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारे 115 वाले जॉब के लिए, 118 वाले जॉब के लिए और 120 वाले जॉब के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है सितंबर का 640, 400 एंड 380, 640, 400 एंड 380। इसके साथ साथ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस कितने दिए हुए हैं 800, 500 एंड 475, 800, 500 एंड 475। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रेट निकालूंगी। एज रुपीस को रुपीस से डिवाइड करके यहाँ पे रेट हम निकाल रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ताकि परसेंटेज हमारे पास आ जाए। 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 एंड 380 डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 640 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 80% मेरा यहाँ पे आ रहा है। 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है। नेक्स्ट 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, यहाँ पे भी 80% आ रहा है, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट 380 डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100, यहाँ पे भी आपके पास 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस आ रहा है। तो देखो कितना कन्वीनियंट हो गया, हमने रेट लिया, क्योंकि अगर मैं आवर्स लेती तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, है ना। एज ये कॉम्प्लिकेटेड था, अलग अलग दिया हुआ था, तो हमने क्या प्रेफर किया, हम रुपीस को ही हमने प्रेफर कर लिया और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमको 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है। तो हम क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट वेजेस 125 दिया हुआ है, इसका 80% कैलकुलेट कर लूँगी मैं यहाँ पे, ये आएगा 100। 330 का 80% दैट इज इक्वल टू 264। 245 का 80% दैट इज इक्वल टू 196, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब मैं फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकती हूँ टोटल। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले हम क्या करते हैं ना, हम पहले टोटल कॉस्ट अक्टूबर का निकाल लेते हैं।
अक्टूबर में क्या क्या खर्चा हुआ, मटेरियल नहीं हुआ यहाँ पे 125 एंड 100, 225 का खर्चा हुआ, यहाँ पे 515, 330 प्लस 264 दैट इज इक्वल टू 1109 का खर्चा हुआ, और यहाँ पे 665 प्लस 245 प्लस 196 दैट इज इक्वल टू 1106 का खर्चा हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम सितंबर का कॉस्ट और अक्टूबर का कॉस्ट ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक, तो ये मेरे पास आएगा 2990, ये आएगा, अपन कैलकुलेट करते हैं, 1109 प्लस 1710 दैट इज इक्वल टू 2819 एंड लास्ट 1620 प्लस 1106 दैट इज इक्वल टू 2726। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला रहा है हमको कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट तक की चीजें तो ठीक है, इसके बाद इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड सेलिंग एंड ओवरहेड। ठीक है, तो एडमिन और सेलिंग ओवरहेड के लिए हम 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट चार्ज करेंगे। सो इसका हम लेंगे 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये कहाँ जाएगा, एडमिन ओवरहेड में। ठीक, तो 2990 का मैं 10% लूँ तो ये 299 हो जाएगा, 2819 का हम 10% ले तो 281.9 हो जाएगा, 2726 का 10% ले तो 272.6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज इक्वल टू 3289, 3100.9 एंड लास्ट 2998.6। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रॉफिट कितना चार्ज करने बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई टोटल कॉस्ट प्लस 20% चार्ज करोगे तुम, तो 20% यहाँ पे हम चार्ज करेंगे ऑफ प्रॉफिट। तो 3289 का 20% अगर हम कैलकुलेट करें, 3289 का 20% दैट इज इक्वल टू 657.8। नेक्स्ट 3100.9 का 20% दैट इज इक्वल टू 620.18। नेक्स्ट 2998.6 का 20% दैट इज इक्वल टू 599.72। ठीक, टोटल कर लेंगे हम, टोटल यहाँ पे आएगा 3946.8, 3721.08 एंड लास्ट 3598.32। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस, दिस इज माय सेलिंग प्राइस। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहा, मेन फोकस हमारा रहा इन चीज़ों के ऊपर जो हमको अलग से लिखी हुई है। बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल थी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया और कुछ भी नहीं, है ना। सो इसी के साथ हमारा जॉब कॉस्टिंग पूरा का पूरा खत्म होता है। हमने क्वेश्चंस देख लिए अलग अलग। आप चाहो तो आप स्टडी मैट से और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3-4 क्वेश्चन से नहीं होने वाला है। आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के अंदर हम बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं और बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट निकालने के लिए हम बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। बैचेस में प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो लेट्स से हम क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब क्लोथ्स में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या एक ही टाइप का क्लोथ हर समय बनाऊंगी क्या, नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम यहाँ पे बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाने के लिए सबको एक बार में तो बना नहीं सकते। एक पर्टिकुलर टाइप का हम एक बार में बनाते हैं। तो लेट्स से हम 1000 यूनिट्स एक बार में बनाते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स के, फिर दूसरे कैटेगरी के फिर से 1000 यूनिट्स बनाते हैं। तो ऐसे करके हमने बैचेस डिसाइड कर लिया और इस बैच में हम प्रोडक्शन करते हैं। और जब इस बैच के प्रोडक्शन का आपको कॉस्ट निकालना होता है ना, तो आप बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। बैच कॉस्टिंग के अंदर हम सारे खर्चों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, पहले जो भी इस पर्टिकुलर बैच में लगे हैं, है ना। टोटल खर्चा लेट से हमने जो बैच बनाया उसमें 10,000 रुपये हमको लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमने कितने यूनिट्स बनाए इस पर्टिकुलर बैच में, 100 यूनिट्स बनाए, टोटल खर्चा 10,000 है। पर यूनिट खर्चा कैसे निकलेगा, टोटल खर्चे को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा ₹100 पर यूनिट। इससे हमारे पास पर यूनिट खर्चा भी आ गया। ठीक है, सो बैच कॉस्टिंग के अंदर हम पहले टोटल खर्चा निकालते हैं उस पर्टिकुलर बैच का, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बैच कॉस्टिंग का, दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सुन के कुछ याद आ रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट के अंदर।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी दोनों एकदम सिमिलर कंसेप्ट हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारा फोकस क्या होता था, हम जो मटेरियल परचेस करने जा रहे हैं, कितना परचेस करें हम एक ऑर्डर में, एक बार में हम कितना परचेस करें, ये हम पता करना चाहते थे इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन जब हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे आ जाते हैं ना, तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के अंदर हम पता करना चाहते हैं कि हम एक बैच के अंदर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, कितने यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करूँ एक पर्टिकुलर बैच के अंदर, वो मैं जानना चाहती हूँ जब मैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस है। वहाँ पे मटेरियल खरीदने के लिए हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम हमारे प्रोडक्शन के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए एक बार में वो डिसाइड करते हैं। दोनों का कंसेप्ट बाकी चीज़ों में बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखो अब हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के ऊपर ही पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हमको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पता होना चाहिए। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मतलब मैंने आपको बता दिया कि हम डिसाइड करना चाहते हैं कि एक बैच में हम कितने यूनिट्स बनाएं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि उसकी एनुअल कितनी डिमांड है, एनुअल उसके प्रोडक्ट्स उसको कितने सप्लाई करने हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमको पता है और हमारे जो यूनिट्स हैं ना वो 10,000 यूनिट्स हैं, हम एनुअली 10,000 यूनिट सप्लाई करते हैं। पर एक बात बताओ, ये 10,000 यूनिट्स में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही पूरे बना के रख दूँ या फिर धीरे धीरे करके बनाओ। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही मैंने 10,000 यूनिट्स पूरे बना के रख दिए, पहला सिचुएशन नंबर ये एक साथ पूरा, है ना। दूसरा सिचुएशन ये कि मैं 100 यूनिट्स के बैचेस बनाऊँ। तीसरा सिचुएशन ये कि मैं 1000 यूनिट्स के बैचेस बनाऊँ। और चौथा सिचुएशन ये कि मैं 10 यूनिट्स के बैचेस बनाऊँ। कौन बताएगा मेरे को कि कौन सा बैच सही है, कौन से नंबर ऑफ यूनिट सही है कि भाई इतने बैचेस आप बनाओगे तो आपका खर्चा भी कम लगेगा और साथ साथ आपकी जो डिमांड है बाहर प्रोडक्ट की वो भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। ये पता करने के लिए हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमको एक ऐसी क्वांटिटी बता देती है जो क्वांटिटी बनाने से हमारा खर्चा सबसे ज़्यादा कम लगेगा, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में जब भी हम बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के खर्चे आते हैं। पहला खर्चा होता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी यूनिट्स में बना रही हूँ उसका जो खर्चा लग रहा है प्रोडक्शन में वो तो लगेगा ही, उसको तो मैं कुछ नहीं छेड़ सकती, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमको पता है और वो फिक्स है, उसको हम नहीं छेड़ सकते इन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसके बाद बचे 2 खर्चे। पहला खर्चा होता है सेटअप का। एज हम बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक बार बैच बनाओगे तो एक बार मशीन को तैयार करना पड़ेगा, फिर दूसरा बैच बनाओगे तो फिर से मशीन को तैयार करना पड़ेगा, फिर तीसरा बैच बनाओगे तो फिर से मशीन को तैयार करना पड़ेगा। मतलब जितने बार मैं बैचेस बना रही हूँ हर बार मेरे को सेटअप का कॉस्ट लग रहा है मशीन को सेटअप करने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, ठीक है। और दूसरा मेरे पास खर्चा आता है इन्वेंट्री कैरी करने का। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने फिनिश गुड्स बना दिया और पूरे के पूरे बनाते साथ बिक जाएंगे, हमको कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसको मेंटेन करने के लिए हमको इन्वेंट्री को कैरी करने का खर्चा लगेगा। ये इन्वेंट्री कैरिंग का कॉस्ट दूसरा कॉस्ट बनता है हमारा, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के अंदर एम है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तो हम नहीं हिला सकते तो उसको छोड़ दो, सेटअप कॉस्ट को मिनिमम रखना और इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमम रखना, ठीक है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं √2AS/C। हम जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे 2AO/C इस्तेमाल करते थे क्योंकि वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ करता था। यहाँ पे सेटअप कॉस्ट है इसीलिए हम S इस्तेमाल कर रहे हैं, √2AS/C। A क्या है, कितनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर एनुअल सप्लाई है ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। S मतलब सेटअप कॉस्ट पर सेटअप कितना लग रहा है आपको। C मतलब इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट, ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ना हमको पर यूनिट पर एनम में लेना पड़ता है, ठीक है। एज एनुअल डिमांड ले रहे हो तो ये खर्चा भी पर यूनिट पर एनम बेसिस में होना चाहिए, ठीक ना। अब ये फॉर्मूला आया कैसे और ये फॉर्मूला करता क्या है उसको समझो। हमारा जो इन्वेंट्री का खर्चा है ना वो जितनी ज़्यादा यूनिट्स में एक बैच में बढ़ाते जाऊंगी ना उतना ज़्यादा इन्वेंट्री का खर्चा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है अगर पहले मैं एक बैच में 100 यूनिट्स बना रही थी तो मेरे को इतने का इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ रहा था, पर अब मैं एक बैच में 1000 यूनिट्स बना रही हूँ
तो इतनी इन्वेंट्री मेरे को मेंटेन करनी पड़ेगी, तो इस केस में मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ता जाता है जितने ज़्यादा एक बैच में क्वांटिटीज़ बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो सेटअप का कॉस्ट है ना वो गिरता जाता है जितने ज़्यादा बैचेस में क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जब मेरी एनुअल डिमांड 10,000 है लेट्स से, है ना, और मैं एक बैच में 100 यूनिट्स बना रही हूँ, 100 यूनिट्स में एक बैच में बना रही हूँ, एनुअल डिमांड 10,000, मेरे को कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे, मेरे को नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे 100। लेकिन अगर इसी की जगह मैं 1000 यूनिट्स बनाती तो मेरे बैचेस कितने हो जाएंगे, 10 बैचेस हो जाएंगे। जितने ज़्यादा बैचेस उतने बार आपको सेटअप करना पड़ेगा। एज यहाँ पे 100 बैचेस हैं तो इस केस में मेरे को 100 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा। 10 बैचेस हैं तो मेरे को 10 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जितनी ज़्यादा यूनिट्स बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा बैचेस कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ बैचेस कम होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा सेटअप का खर्चा, मेरा टोटल सेटअप का खर्चा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा यूनिट्स बढ़ती जाएंगी उतना ज़्यादा सेटअप का खर्चा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और सेटअप का कॉस्ट दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। इसके कारण क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं और इस पॉइंट पे हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इसके हिसाब से क्या हुआ, जहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट सेटअप कॉस्ट के इक्वल होगा वो सिचुएशन पे हमको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, सो अब देखो हमने बोला कि जहाँ पे टोटल सेटअप का खर्चा टोटल इन्वेंट्री कैरिंग के खर्चे से इक्वल होगा वहाँ पे हमको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मिलेगा। इसके थ्रू हम ये फॉर्मूला डराइव करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन समझना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो क्या बोल रहा है, टोटल सेटअप कॉस्ट मैं कैसे निकाल सकती हूँ। टोटल सेटअप कॉस्ट हमने देखा कि हमको क्वेश्चन में दिया होता है नॉर्मली सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, हर एक बार सेटअप करने में मेरे को कितना खर्चा लग रहा है। तो मैं अगर पता कर लूँ कि मेरे को कितने बार सेटअप करना है तो मैं उससे इस सेटअप कॉस्ट पर सेटअप को मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास टोटल सेटअप कॉस्ट आ जाएगा, है ना। मेरे को कितने बार सेटअप करना है ये कैसे पता चलेगा, तो मेरे को नंबर ऑफ सेटअप से पता चल जाएगा और नंबर ऑफ बैचेस से पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ बैचेस डायरेक्टली नहीं दिया होता, आपको निकालना होता है। हम कैसे निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एक बार के बैच में मैं कितने यूनिट्स बना रही हूँ, क्वांटिटी पर बैच, एक बैच में मैं कितने यूनिट्स बना रही हूँ। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ सेटअप्स और बैच आ जाएंगे। लेट्स से मेरे पास एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, अगर एक बैच में मैं 1000 यूनिट्स बना रही हूँ तो मैं निकाल सकती हूँ इजिली कि भाई मैं 10 बैचेस में काम करने वाली हूँ ये, है ना। तो इससे मेरे पास नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसको मैं सेटअप कॉस्ट पर सेटअप से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है। तो इन्वेंट्री का ना आपको क्वेश्चन में दिया होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बेसिस में, क्योंकि आप एनुअल रिक्वायरमेंट ले रहे हो तो ये भी आपको पर यूनिट पर एनम बेसिस में लेना पड़ेगा। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, एक बैच में कितनी क्वांटिटी है उससे, है ना। जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितना खर्चा है। लेकिन ये खर्चा आप देख रहे हो पर एनम बेसिस में मैं ले रही हूँ, मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो क्वांटिटी मैंने बनाई वो पूरी की पूरी क्वांटिटी मैं पूरे साल भर मेंटेन करके रखूंगी। लेकिन एक बात बताओ, मैंने जो भी फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बनाई उसको मैं पूरे साल भर मेंटेन करके रखती हूँ क्या। हमने इसलिए थोड़ी ना बनाई थी कि हमको साल भर इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है, हमने इसलिए बनाई थी ताकि उसको हम बेच पाए टाइम टू टाइम। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी क्वांटिटी कब बेची, उसके हिसाब से इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लगा दो। पर नॉर्मली हमको नहीं पता होता कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी क्वांटिटी बेची, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई देखो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि 50% क्वांटिटी तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेच ही देगा। जितने बार वो बैचेस बनाएगा हर बैच में से 50% क्वांटिटी तो वो बेच ही देगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास 50% ही बचेगा। 50% कैसे बचेगा, 50% के लिए या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 50% से, या तो आप इस फॉर्मूले को डिवाइड कर दो 2 से। तो वही चीज हमने किया है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बेसिस वाला लोगे आप, उसको मल्टीप्लाई करोगे कितने क्वांटिटी एक बैच में आ रहा है और डिवाइड करोगे 2 से, ताकि 50% ही आ जाए। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो क्वांटिटी पर बैच यहाँ भी है, क्वांटिटी पर बैच यहाँ भी है, तो मैं इसको इधर लेके चले जाऊंगी, क्वांटिटी पर बैच स्क्वायर हो गया। 2 को हम इधर ले आते हैं और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को नीचे ले आते हैं, तो मेरे पास क्या आया देखो 2
मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट पर सेटअप मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू क्वांटिटी पर बैच स्क्वायर। अब मेरे को क्वांटिटी पर बैच का फॉर्मूला निकालना है, तो मैं बोलूंगी कि भाई ये स्क्वायर जो है ना वो इधर चला जाएगा और रूट बन जाएगा, है ना। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। सेटअप कॉस्ट पर सेटअप को हम एस से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया हमारा रूट ओवर 2as अपॉन सी। इस फॉर्मूले को सही तरीके से समझने के लिए कि भाई टोटल सेटअप कॉस्ट किस तरीके से निकलता है, टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट किस तरीके से निकलता है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमको बढ़िया से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, सो मेरे पास एनुअल सप्लाई दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स का, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है, ये रुपीज में है, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप दिया हुआ है 10। ठीक है, नाउ इसके बाद मेरे को दिया हुआ है यूनिट्स पर बैच। मेरे को यहाँ पे यूनिट्स निकालना नहीं है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, हम सिर्फ ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल सेटअप का खर्चा कैसे निकलेगा और टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, सो यूनिट्स पर बैच आपको सिचुएशन नंबर 1 में दिया हुआ है 1000 यूनिट्स, दूसरे में 100 यूनिट्स दिया हुआ है, तीसरे सिचुएशन में 10 यूनिट्स दिया हुआ है। अब देखो मेरा टोटल सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलते हैं सेटअप कॉस्ट पर सेटअप मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड और एनुअल सप्लाई डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर बैच। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, इसके थ्रू हम निकालते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ सेटअप हो रहे हैं। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ सेटअप्स को निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स और नंबर ऑफ बैच इज इक्वल टू एनुअल सप्लाई कितनी है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर बैच। ठीक है, सो हमने किया एनुअल सप्लाई डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर बैच, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10 बैचेस हैं, यहाँ पे 100 बैचेस हैं, यहाँ पे 1000 बैचेस हैं। सेटअप का खर्चा कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बैचेस को सेटअप कॉस्ट पर सेटअप से मल्टीप्लाई करने से, है ना। तो हमने क्या किया, बी दैट इज नंबर ऑफ बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, तो इसके थ्रू मेरा खर्चा आ गया 100, 1000 एंड 10,000। देखो यहाँ से भी समझ आ रहा है कि जितनी ज़्यादा यूनिट्स कम होते जा रही हैं पर बैच उतना ज़्यादा ये खर्चा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उतना ज़्यादा सेटअप का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, और वही हमने यहाँ पे देखा था, जितनी ज़्यादा यूनिट्स कम होंगी पर बैच उतना ज़्यादा सेटअप का खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम बोलते हैं कि भाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी पर बैच, हर एक बैच में कितनी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम पूरी की पूरी क्वांटिटी पूरे साल भर नहीं मेंटेन करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वांटिटी पर बैच आपको दिया हुआ है 1000, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 0.10, तो मैं इससे 0.10 को मल्टीप्लाई करूंगी डिवाइड करूंगी बाय 2, है ना। सो 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.10 से तो ये 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50 आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। सिमिलर वे में हमने बाकी सारी सिचुएशंस के लिए भी निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को टोटल सेटअप कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। ठीक है, ना हमने सारी की सारी चीजें सारे के सारे कंसेप्ट समझ लिए, अब क्वेश्चंस के थ्रू इनको अप्लाई करेंगे बस। ठीक है, AB Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to CD Limited on a steady basis. ठीक है, सो हमको 24,000 bearings per annum प्रोवाइड करना है CD Limited को। It is estimated that it cost 10 पैसे as inventory holding cost per bearing per month। यहाँ पे खर्चा जो मेरे को दिया हुआ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो मेरे को दिया हुआ है ये मेरे को पर यूनिट पर एनम की जगह पर यूनिट पर मंथ दिया हुआ है। ठीक है, ₹0.10 पर यूनिट पर मंथ, लेकिन हमको तो ये खर्चा पर एनम में चाहिए होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट हमको एनुअली दी हुई है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 2 चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहला सिचुएशन, इसको पर मंथ से पर ईयर बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर सकते हो, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, आप इसको ही पर मंथ में लेके आ सकते हो, ये जो 24,000 पर एनम है ना उसको ही पर मंथ में लेके आ सकते हो। एज हमने सब चीज पर एनम में ही सीखा है ना, तो इसको हम पर एनम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हम बोलेंगे कि भाई 0.10 पर मंथ लग रहा है ना पर यूनिट का, इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर तुम 12 से, तो 12 मंथ्स होते हैं क्योंकि, इसलिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू ₹1.2 पर यूनिट पर एनम मेरा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आ गया। ठीक है ना, इसके बाद ये तो था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसके बाद मेरे को सेटअप कॉस्ट पर रन दिया हुआ है 324। सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू ₹324 पर रन। ठीक, और मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट्स कितनी है 24,000। अब क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज फॉर बेयरिंग मैन्युफैक्चरर। ऑप्टिमम रन साइज क्या होगा, अगर वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करे तो वो उसके लिए ऑप्टिमम रन साइज होगा, है ना। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, हमको फॉर्मूला लगाना है सिंपल से 2AS/C। ठीक है, 2 तो 2 ही रहेगा। A मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय S मतलब सेटअप कॉस्ट पर सेटअप कितना है। S इज सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, नॉट टोटल सेटअप कॉस्ट, ध्यान रखना। ठीक है, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप मेरा 324 है और C मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बेसिस में कितना है 1.2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 324 डिवाइडेड बाय 1.2 दैट इज इक्वल टू 1,29,60,000। इसका अगर आप रूट करोगे तो ये आ जाएगा 3,600 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के हिसाब से ऑप्टिमम रन साइज देखें तो ऑप्टिमम रन साइज है 3,600 यूनिट्स। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन साइज। ऑप्टिमम रन साइज में आपका मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज लाइक टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमने कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है। टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, हम बोलेंगे कि भाई पर यूनिट पर एनम बेसिस में हमको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लगता है 1.2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक क्वांटिटी, एक बैच में कितनी क्वांटिटीज हैं 3,600 और उसको हम डिवाइड करते हैं बाय 2 क्योंकि पूरे साल भर हम नहीं मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 इंटू 3,600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2,160 मेरा आ गया इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, सो आई होप क्लैरिटी आई हो किस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने खत्म किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट अ कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6,000 बेयरिंग पर रन। हमने कितना निकाला 3,600 यूनिट्स होने चाहिए एज पर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो 6,000 बेयरिंग्स बनाती है पर रन। हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट वुड द कंपनी बी इनकर्ड एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन ए। जो हमने ऑप्टिमम रन के हिसाब से 3,600 यूनिट्स निकाले, इसको अगर मैं 6,000 यूनिट्स के कॉस्ट से कंपेयर करूं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई बताओ कि कितना ज़्यादा खर्चा लग रहा है मेरे को 6,000 यूनिट्स बनाने में एक बैच में। तो ये निकालने के लिए हमको हमारे सारे टोटल कॉस्ट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा हमने सीखा था टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे हमारा सेटअप का कॉस्ट सबसे पहले। तो सेटअप कॉस्ट पर सेटअप मेरे को कितना दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप है मेरा 324, वो तो दोनों जगह सेम रहेगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दोनों जगह सेम रहेगा, पर यूनिट पर एनम बेसिस में 1.2 है। ठीक, अब इसके बाद मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, ये भी दोनों जगह सेम रहेगी 24,000। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ बैचेस, जैसा हमने उस क्वेश्चन में देखा था। कौन से क्वेश्चन में, यहाँ पे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ बैचेस निकालते हैं। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकालूंगी मैं बोलूँगी भाई एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट हमने यहाँ सी में लिख रखा है तो मैं लिख सकती हूँ सी दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है डिवाइडेड बाय मेरा बैच में कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो बैच की क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है आपको, और एल्स वी कैन से क्वांटिटी पर बैच,
क्वांटिटी पर बैच हमको दिया हुआ है 3600 एंड 6000, ठीक है। सो मैं इसको बोलूँगी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर बैच। तो एनुअल रिक्वायरमेंट को अगर क्वांटिटी पर बैच से आप डिवाइड करें तो आपको नंबर ऑफ बैचेस मिल जाएंगे। मैं 24,000 यूनिट्स चाहती हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं 3600 यूनिट्स एक बार में बना रही हूँ एज पर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट कंपनी की है 24,000 यूनिट्स की, हम एक बार में 3600 यूनिट्स बना रहे हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है 6.67। अब बैचेस तो 6.67 नहीं हो सकते, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये 7 बैचेस हैं अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में हमको 24,000 यूनिट्स बनाने हैं पूरे साल भर में, हम एक बार में 6,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बैचेस हो जाएंगे? 4 बैचेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ बैचेस निकल गए, इसकी मदद से हम टोटल सेटअप कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल सेटअप कॉस्ट के लिए मेरे को चाहिए नंबर ऑफ बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट पर सेटअप जो हमने ए में शो करके रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 324 दैट इज इक्वल टू 2268 एंड हियर 4 मल्टीप्लाइड बाय 324 दैट इज इक्वल टू 1296, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के लिए हम बोलते हैं कि भाई देखो हमको बता इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बेसिस में कितना है, तो ये बी में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी पर बैच कितनी है, क्वांटिटी पर बैच डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम पूरे साल भर नहीं मेंटेन करने वाले और हमारे पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बेसिस में दिया हुआ है, ठीक है। सो 1.2 हो गया मेरा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी पर बैच दैट इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 2। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2160। ये तो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया हुआ था, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद 6000 यूनिट्स अगर मैं बनाती हूँ तो उस केस में मेरे पास ये खर्चा आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 2। 6000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 दैट इज इक्वल टू 3600, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल खर्चा कितना हुआ हमारे पास, टोटल कॉस्ट, टोटल सेटअप का कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। 2268 प्लस 2160 दैट इज इक्वल टू 4428 एंड नेक्स्ट 1296 प्लस 3600 दैट इज इक्वल टू 4896, ठीक है। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरर है वो 6000 यूनिट्स बना रहे हैं एक बार में और उसके कारण उनको खर्चा पड़ रहा है 4896 का, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में बनाते तो उस केस में उनको पड़ता 4428। तो मतलब कितना खर्चा बढ़ गया, 4428 से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास आ रहा है 468 का खर्चा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी आई हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी देख रखा है, ठीक है। बस हमने ऑर्डरिंग की जगह सेटअप का खर्चा ले लिया, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास का। क्या बोल रहा है देखो, कॉम्पोनेंट गोल्ड इज मेड इंटायरली इन कॉस्ट सेंटर 100 में हम कॉम्पोनेंट गोल्ड बना रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट हमको पड़ता है 6 पैसे पर कॉम्पोनेंट और हर एक कॉम्पोनेंट को बनाने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। अगर 10 मिनट में मैं एक कॉम्पोनेंट बना रही हूं तो मेरे को बताओ 1 घंटे में कितने कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, दिमाग लगाओ। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 10 मिनट में एक कॉम्पोनेंट बन रहा है, तो उस केस में हम 6 यूनिट्स बना लेंगे 1 घंटे में, है ना। नेक्स्ट, मशीन ऑपरेटर को हम 0.72 पे कर रहे हैं पर आवर बेसिस में। पर आवर बेसिस में तुम ऑपरेटर को 0.72 दे रहे हो, ठीक है। अगर मेरे को इसको पर कंपोनेंट निकालना है कि हर एक कंपोनेंट बनाने के लिए हम मशीन ऑपरेटर को कितना पे कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि भाई ये 0.72 आवर्ली रेट है और हर 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे थे, 6 यूनिट्स बन रहे थे। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा कि भाई ये पर यूनिट 0.12 हमसे चार्ज करता है। नेक्स्ट, मशीन आर रेट भी मेरे को आर्ली बेसिस में दिया हुआ है 1.5। अगर मेरे को जानना है कि भाई पर यूनिट में कितना मशीन का रेट लग रहा है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम बोलेंगे कि भाई 1 घंटे में हम 6 यूनिट्स बनाते हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा 0.25, ठीक है। तो
तो इस तरीके से आप पर यूनिट खर्चा निकाल सकते हैं। अपने मटेरियल कॉस्ट का तो हमको दिया हुआ है, मशीन ऑपरेटर का हमने निकाल लिया और मशीन का आर्ली रेट निकाल लिया। बस इसको यहाँ पे हम प्रेजेंट कर देंगे ताकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है, मशीन ऑपरेटर का हमने बोला कि भाई वो 0.72 चार्ज करता है आर्ली बेसिस में, और 1 घंटे में हम 6 यूनिट्स बना लेते हैं, तो इसका खर्चा हो गया 0.12 पर यूनिट। नेक्स्ट, मशीन का रेट। मशीन में आर्ली रेट है 1.5 और 1 घंटे में हम 6 यूनिट्स बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.25। ठीक है, नेक्स्ट, मटेरियल का कॉस्ट हमको दिया हुआ है, तो ये भी लिख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट 0.06 मेरे को पड़ रहा है पर यूनिट में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कॉम्पोनेंट गोल्ड टेक्स 2 hours 20 minutes। अगर मैं मशीन को तैयार कर रही हूँ प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें मेरे को 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो 2 घंटे 20 मिनट मेरे को लग रहे हैं, क्या इसमें मेरे को मटेरियल लग रहा होगा? जो मटेरियल मेरे को गोल्ड बनाने के लिए लगता है, क्या ये मटेरियल मेरे को ये 2 घंटे 20 मिनट में लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं मशीन को तैयार कर रही हूँ प्रोडक्शन करने के लिए। जब प्रोडक्शन होगा तब ये मटेरियल का खर्चा लगेगा। दूसरा, मशीन ऑपरेटर का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 घंटे 20 मिनट मशीन को तैयार किया जा रहा है, तो उस समय मशीन ऑपरेटर का खर्चा लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मशीन ऑपरेटर उस टाइम पे मशीन तैयार करने में लगा होगा 2 घंटे 20 मिनट के लिए। मशीन का आर्ली रेट लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, मशीन का आर्ली रेट भी यहाँ पे लगेगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन को भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। हम सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे लिए सारी चीज़ें सिंपल हो जाए, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाए हमारे लिए। ठीक है, सो 2 घंटे 20 मिनट हमारा सेटअप का टाइम है। इसमें हमने बोला कि जो खर्चा है ना, पहला मशीन के ऑपरेटर का लगेगा, दूसरा खर्चा मशीन का रेट लगेगा। मटेरियल का कॉस्ट नहीं लगेगा क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मशीन ऑपरेटर का रेट क्या है? 0.72 पर आवर, है ना। तो अगर मेरे को 2 घंटे 20 मिनट के लिए मशीन ऑपरेटर का रेट निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगी? 2 घंटे के लिए तो डायरेक्टली मैं 0.72 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 2 से, लेकिन 20 मिनट के लिए क्या करेंगे? 20 मिनट के लिए हम बोलेंगे कि भाई 0.72 आर्ली बेसिस में लगता है, और हर एक आर में हमारे पास 60 मिनट्स हैं, तो इसके हिसाब से मेरे पास पर मिनट का रेट आ जाएगा। अगर मैं इसको 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 20 मिनट का रेट आ जाएगा। सिमिलर वे में मशीन रेट के लिए हम बोलेंगे कि मशीन रेट है 1.5 पर आवर, हम 2 घंटे दे रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ साथ हम 20 मिनट और दे रहे हैं, तो 20 मिनट के लिए ये 1.5 तो आर्ली रेट है, 60 मिनट से डिवाइड कर दोगे तो पर मिनट का रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 20 मिनट से तो 20 मिनट का रेट आ जाएगा। ठीक है, so 0.72 multiplied by 2 that is equal to 1.44 plus 0.72 divided by 60 multiplied by 20 that is equal to 0.24। ठीक है, इसको टोटल करें तो 1.68 मेरा मशीन ऑपरेटर का रेट आ रहा है। नेक्स्ट, मशीन का रेट कितना है? 1.5 into 2 that is equal to 3 plus 1.5 divided by 60 into 20 that is equal to 0.5। तो ये मेरे पास आ गया 3.5 मशीन का रेट। अगर मैं टोटल करूँ तो टोटल कितना हो रहा है? 1.68 प्लस 3.5 दैट इज इक्वल टू 5.18 मेरा मशीन का सेटअप कॉस्ट है। ठीक है, हमने सेटअप कॉस्ट निकाल लिया और साथ साथ हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट। प्रोडक्शन का कॉस्ट और सेटिंग कॉस्ट दोनों शो करना है, बोथ इन टोटल एंड पर कॉम्पोनेंट। पर कॉम्पोनेंट बेसिस में भी शो करोगे, टोटल में भी शो करोगे। एज्यूमिंग दैट अ बैच ऑफ 10 कॉम्पोनेंट्स हम बना रहे हैं, उस सिचुएशन के लिए बनाओ, 100 कॉम्पोनेंट्स के लिए बनाओ और 1000 कॉम्पोनेंट्स के लिए बनाओ। ठीक है, सबसे पहले जो भी चीज हम करेंगे वो 10 कॉम्पोनेंट्स के लिए कर लेते हैं, फिर सारा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हाँ। सो सबसे पहले हम लेंगे प्रोडक्शन का कॉस्ट। प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चे लगते हैं हमको मटेरियल का खर्चा लगता है, हमको हमारे मशीन ऑपरेटर का खर्चा लगता है, और साथ साथ हमको मशीन का रेट लगता है। ठीक है, सो मटेरियल का कॉस्ट, मशीन ऑपरेटर का खर्चा और मशीन का रेट, ये सब पर यूनिट में हमने पहले ही निकाल लिया है। 0.12, 0.25 एंड 0.06।
बस यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.06 है, ये मशीन ऑपरेटर का है 0.12 एंड ये है 0.25, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, पर यूनिट मिल गया तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, क्योंकि 10 कंपोनेंट्स में एक बैच में बना रही हूँ। तो 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.6, ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 2.5, ईजी। तो ये मेरे पास आ गया टोटल प्रोडक्शन का खर्चा। पर यूनिट बेसिस में देखोगे तो 0.06 प्लस 0.12 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.43, और अगर टोटल बेसिस में देखोगे तो ये 4.3 आएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे को सेटअप का खर्चा भी चाहिए। सेटअप कॉस्ट में कौन से दो खर्चे लगते हैं, मशीन ऑपरेटर का और मशीन रेट का। अब एक बात बताओ, जो ये सेटअप का खर्चा हमने यहाँ पे निकाला है वो टोटल सेटअप का खर्चा है कि पर यूनिट सेटअप का खर्चा है? ये तो टोटल सेटअप का खर्चा है। मैं एक बैच में जितने भी यूनिट्स बनाऊं टोटल खर्चा मेरा इतना ही लगेगा। तो हमने टोटल सेटअप का खर्चा निकाल लिया है, तो अब टोटल वाले कॉलम में हम लिख सकते हैं अमाउंट्स, ठीक है। मशीन ऑपरेटर का है 1.68, मशीन रेट है 3.5। देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो हमने पहले ही कर ली। अब मेरे को पता है कि टोटल सेटअप का खर्चा इतना है, मेरे को अगर इसको 10 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 10। तो 1.68 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये आ जाएगा 0.168, और 3.5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 0.35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सेटअप कॉस्ट। .168 प्लस 0.35 दैट इज इक्वल टू 0.518, और टोटल में खर्चा होगा 5.18, ठीक। सिंपल। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे 100 कंपोनेंट्स के लिए और 1000 कंपोनेंट्स के लिए। 100 कंपोनेंट्स के लिए पर यूनिट कितना खर्चा होगा प्रोडक्शन का पर यूनिट खर्चा तो सेम ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे और 1000 यूनिट्स में भी सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पर यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा 6, 12 एंड 25। यहाँ पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 60, 120 एंड 250, ठीक। टोटल कर लो, टोटल पर यूनिट खर्चा तो सेम ही रहेगा 0.43 का। ये वाला टोटल अब हो जाएगा 43, ये टोटल हो जाएगा 430, ठीक। सिमिलर वे में सेटअप का खर्चा को डिवाइड करेंगे। सेटअप का खर्चा पर यूनिट में सेम है कि टोटल में सेम है? टोटल में सेम है, क्योंकि मैं कितने भी यूनिट्स बनाऊं मेरे को सेटअप का टाइम 2 घंटा 20 मिनट ही लगेगा, और उसके हिसाब से टोटल खर्चा 5.18 ही लगेगा, है ना। तो टोटल खर्चे में हमारा सेटअप का कॉस्ट सेम है, तो टोटल वाला वैल्यू में सेम लिख दूंगी 1.68 3.5, 1.68 3.5, लेकिन पर यूनिट बेसिस में ये चेंज हो जाएगा। अभी 1.68 को मैं डिवाइड करूंगी 100 यूनिट से तो ये आएगा 0.0168, और अगर मैं 1000 यूनिट से डिवाइड करूँ तो ये 0.00168 आएगा। यहाँ पे 3.5 को हम डिवाइड करें 100 से तो ये आएगा 0.035, और अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो ये आएगा 0.0035, ठीक है। इसके हिसाब से मेरा टोटल सेटअप का खर्चा पर यूनिट बेसिस में आ रहा है 0.0518, एंड इधर आ रहा है 0.00518। टोटल बेसिस में देखें तो 1.68 प्लस 3.5 दैट इज इक्वल टू 5.18 ही रहेगा, यहाँ पे भी 5.18 ही रहेगा, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी आई हो। इसके मदद से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं आसानी से हर एक सिचुएशन के लिए। हम बोलेंगे कि पर यूनिट टोटल कॉस्ट है 0.43 प्लस 0.518, 0.948, यहाँ पे 4.3 प्लस 5.18 दैट इज इक्वल टू 9.48। नेक्स्ट 0.43 plus 0.0518 that is equal to 0.4818, and 43 plus 5.18 that is equal to 48.18. Next 0.43 plus 0.00518 that is equal to 0.43518, and last 430 plus 5.18 that is equal to 435.18. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था,
बस हमको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना है, बाकी तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किया है सारी चीज़ों को, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। और इसी के साथ हमने जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग पूरा खत्म किया। अगली क्लास में नेक्स्ट कॉस्टिंग के मेथड से स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।